चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात करते हैं। क्या हो अगर इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव पर्दे के पीछे, मतलब खामोशी से हो रहा हो, ठीक वैसे जैसे कोई मछली एक विशाल समंदर में तैरती है बिना कोई शोर किए। ये सोच बेथ यस्राएल इंटरनेशनल और गादी एफ्राइम नोट्स के विश्लेषण से निकलती है, जो याकूब के अपने पोते एफ्रेम को दिए एक रहस्यमय आशीर्वाद पर आधारित है। उन्होंने कहा था कि एफ्रेम के वंशज मैलो हागोइम बनेंगे, जिसका मोटा मोटा मतलब है राष्ट्रों से भरा हुआ। अब सवाल यह है कि इसका असली मतलब क्या है। और यहीं से वो मुख्य रूपक यानी मछली की छवि पूरी कहानी के केंद्र में आ जाती है। याकूब ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वे धरती के बीच में मछली की तरह बढ़ें। ये सिर्फ एक खूबसूरत उपमा नहीं, बल्कि इस पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया को समझने की, कह सकते हैं, एक चाबी है। ये मछली वाली बात वाकई दिलचस्प है। तो शास्त्रीय टिप्पणीकार इसे कैसे समझाते हैं? क्या खास है मछली में? देखिए, राशि और मेराल जैसे कई शास्त्रीय टिप्पणीकार इस मछली वाले रूपक के दो मुख्य पहलुओं पर ध्यान खींचते हैं। पहला, इसका छिपा होना। मछलियां पानी के नीचे रहती हैं, नजर से दूर, और इसी वजह से वो बुरी नजर से बची रहती हैं। अच्छा। और दूसरा, वे अपने माहौल में घुल मिल जाती हैं। मछली समंदर को बदलने की कोशिश नहीं करती, वो बस उसी का हिस्सा बन के रहती है। यह एक ऐसे प्रभाव का प्रतीक है जो जबरदस्ती नहीं, बल्कि खामोशी से फैलता है। अच्छा, मतलब हम यहाँ किसी राजनीतिक या सैन्य शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे प्रभाव की जो दिखाई भी ना दे। बिल्कुल। और फिर रहस्यवादी परंपरा, खासकर जोहर में, इस विचार को एक कदम और आगे ले जाया जाता है। जोहर के अनुसार मछली छिपी हुई दुनिया से ताल्लुक रखती है, जिसे अपना पोषण सीधे दिव्य ऊर्जा से मिलता है। तो एफ्रेम का मिशन इतिहास की सतह पर नहीं, बल्कि उसकी गहराइयों में काम करना है, एक छिपी हुई पवित्रता की तरह। अगर ये मिशन इतना छिपा हुआ और घुल मिल जाने वाला है, तो ये उस पारंपरिक विचार से कैसे मेल खाता है जिसमें मशियाक बेन योसेफ को एक सक्रिय परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखा जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 18वीं सदी के महान विचारक विल्ना गांव के अनुसार मशियाक बेन योसेफ का काम राज करना नहीं, बल्कि तैयारी करना है। इसे एक क्षैतिज शक्ति के रूप में देखिए। प्रभाव, तकनीक और ज्ञान के जरिए दुनिया के कोने कोने से पवित्रता की चिंगारियों को खामोशी से इकट्ठा करना। अच्छा। गादी इफ्राइम की शिक्षाओं में इसे क्रांति नहीं, बल्कि एक शांत विकास कहा गया है। तो इसे ऐसे सोच सकते हैं कि एक बड़ी फिल्म के रिलीज होने से पहले सालों तक सेट पर खामोशी से काम चलता रहता है। दुनिया को सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट दिखता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं। क्या बात है, बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल वैसा ही ये एक छिपा हुआ काम है जो मशियाक बेन दाविद के प्रकट राज के लिए मंच तैयार करता है। इसमें राष्ट्रों को मिटाया नहीं जाता, बल्कि उनके अंदर की दिव्यता को उजागर किया जाता है। तो चलिए उस मूल वाक्यांश पर वापस आते हैं। मेलो हागोइम या राष्ट्रों की परिपूर्णता, इसका अंतिम मतलब क्या हुआ फिर? रामचाल जैसे विचारक समझाते हैं कि यहाँ मेलो शब्द का मतलब सिर्फ भरना नहीं, बल्कि पूर्ण करना है। कल्पना कीजिए एक ऑर्केस्ट्रा की, जिसमें हर वाद्य यंत्र अपनी अनूठी धुन बजा रहा है, लेकिन सब मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण संगीत बना रहे हैं। जहां कोई किसी पर हावी नहीं हो रहा। सही कहा। इसी तरह राष्ट्र अपनी पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन एक दिव्य चेतना पूरी व्यवस्था को इस तरह भर देती है कि वो एक सामंजस्य में काम करने लगती है। ये सुनकर मेरे मन में एक और बात आ रही है। बेथ यस्राएल इंटरनेशनल के स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से आध्यात्मिक है, राजनीतिक नहीं, है ना? याकूब का एफ्राइम और मनश्शे को गोद लेना भी तो कोई जैविक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक चुनाव था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये इस बात का प्रतीक है कि पवित्रता किसी एक जगह या वंश तक सीमित नहीं है, वो कहीं भी, यहाँ तक कि निर्वासन में भी फल फूल सकती है। ये ठीक पानी में मछली की तरह है, जो खारे समंदर में रहते हुए भी अपनी मिठास नहीं खोती और अपनी पहचान बनाए रखती है। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मुक्ति कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक धीमी, खामोश और एक तरह से छिपी हुई धारा है जो दुनिया के भीतर से बह रही है। मछली का रूपक इसी गतिशील पवित्रता का प्रतीक है, अदृश्य, लेकिन जिसे रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। और ये हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाता है। अगर सबसे गहरा आध्यात्मिक काम
अपनी प्रकृति से ही लहरों के नीचे तैरती मछली की तरह छिपा हुआ और सूक्ष्म है। तो ये इस बारे में क्या कहता है कि हम आज अपने आसपास की दुनिया में प्रगति या बदलाव को कैसे पहचानें? शायद असली बदलाव वहां हो ही नहीं रहा जहां हमारी नजरें हैं।